हेलो क्लास 10। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसकी हेडिंग है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी ऐसा सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है कि रहस्यमयी तरह का कुछ है, लेकिन यहाँ रूमानी से मतलब है रोमांस। लोगों का मानना हुआ यूरोप में कि जो राष्ट्रीय भावना है उसे हम सिर्फ लड़ के या छीन के नहीं लेना चाहते, बल्कि उसकी जो भावना है वो लोगों के अंदर तब आएगी, राष्ट्रीय भावना तब आएगी जब उनको प्यार होगा अपने राष्ट्र से। सो रोमानी कल्पना मतलब रोमांस की जो भावना है वो लोगों के अंदर पनपनी चाहिए। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विकास से नहीं हुआ, विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। ये तो मानी हुई बात है कि जो एक जैसे लोग हैं, एक क्षेत्र से को फॉलो करने वाले या बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, वो अपनी संस्कृति के प्रति बहुत डिवोट रहते हैं। जैसे अब अगर भारतीय ही लोगों को ले लीजिए, तो अगर आप किसी दूसरे देश में किसी एक भारतीय से मिलते हैं तो अपने आप एक भावना आती है कि अरे ये हमारी संस्कृति, हमारे देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो जो कवि थे, जो उस समय के जो लेखक थे, उन्होंने इस भावना को उभारने की कोशिश करी और लोगों को समझाया कि सिर्फ युद्ध से या अगर आप अपना क्षेत्रीय विस्तार कर लेते हैं तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि उसमें संस्कृति की भी एक अहम भूमिका है। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया, और इस भावना के साथ उन्होंने कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, इन सब के साथ में लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रीय भावना का उत्पादन करने की कोशिश करी। हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अगर हम देखें तो ये इंग्लिश में बोलेंगे रोमांटिज्म। तो ये एक ऐसी भावना थी, एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था, मतलब ये अब कल्चर को भी ले आए हैं अपने नेशन बनाने के लिए, है ना। आप कह सकते हैं कि अपने कल्चर को, अपनी जो सोसाइटी है उसको भी आंदोलन की तरह सामने ले आए हैं। राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था एक खास तरीके से। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क किए। लोगों ने आपस में बातें करी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो उस समय की कुछ ये चित्र भी दिखाए गए हैं। लेकिन और विज्ञान की महिमा मंडन की आलोचना की। लोगों ने बोला कि हर जगह आप विज्ञान है सिर्फ उसकी बात क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि ये वो टाइम था जब विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जब अलग अलग इन्वेंशंस हो रहे थे, अलग अलग डिस्कवरीज हो रही थी दुनिया भर में। तो लोग विज्ञान को बहुत आगे मानते थे। काव्य, कहानियाँ, संस्कृति ये कहीं पीछे छूटती जा रही थी। तो जो ये काव्य लोग थे, जो ये रोमानी लोग थे, ये इनकी आलोचना करते थे विज्ञान की। उसकी जगह वो बोलते थे भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर भी जोर देना चाहिए। इनका प्रयास था, ये इनका जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये उन रोमानी जो रोमांटिज्म लोग हैं ना, जो रोमांस को मानते हैं, जो बोलते हैं कि राष्ट्रवाद में भी रोमांस होना चाहिए। तो इस साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रिड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों दास वोक में निहित है। ये याद रखिएगा, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रिड। अब जर्मन दार्शनिक हैं तो कहाँ के होंगे? जर्मन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले होंगे। और ये ऐसे चिंतक थे, रोमानी चिंतक, जिन्होंने बोला कि आम लोग में निहित होती है। राजा कभी अपनी संस्कृति लेके नहीं चलता, राजा हमेशा दूसरों से करवाता है, या जो वहाँ की जो कॉमन पीपल है, कॉमन जो जनता है, जिनको कि जर्मनी लैंग्वेज में दासफोक कहा गया, वो लोग संस्कृति को आगे लेके जाते हैं। वॉकजिस्ट जो राष्ट्र है, सच्ची कहानियाँ, लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। जैसे भारत की बात करें तो हर क्षेत्र का अपना एक डांस है। आसाम का बिहू है ना। अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य हैं जो अलग अलग बातें बताते हैं हमें। तो इनका कहना था जो आम लोग हैं वो अपने लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से ही अपना देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं।
स्वरूपों को एकत्र करने और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। उनका मानना था कि अगर आपको अंकित करना है, अगर आपको ये दिखाना है कि आपने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया, तो उसके लिए एक परियोजना का होना बहुत ज़रूरी है। स्थानीय बोलियों पर बल दिया, स्थानीय लोक साहित्यों को एकत्रित किया और प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस नहीं लाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो जो सीक्रेट सोसाइटी हम लोगों ने पढ़ा था, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो रूढ़िवादी उनको दबा रहे थे, है ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके हिसाब से स्थानीय बोलियों को आप प्रभाव डालें, उनको आप जोर दें, लोक साहित्य को एकत्रित करें और इस तरीके से भी आप एक राष्ट्रीय भावना लोगों में उभार सकते हैं। आधुनिक राष्ट्रीय संदेशों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, जो आज की जो राष्ट्रीय संदेश हैं जो उस समय प्रचलित किए जा रहे थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिनमें अधिकांश निरक्षर थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो निरक्षर थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनको कैसे बताया जाए, तो बोल बोल के उनकी बोलियों में, उनकी भाषाओं में, उनके लोकगीतों में राष्ट्रवाद की भावना को समझाया जाना चाहिए, ऐसा मानना था गॉटफ्रेड का। खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। ये बात कही जाती है पोलैंड के लिए कि रूस, प्रशा, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने पोलैंड को तोड़ दिया था। यद्यपि पोलैंड एक स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। मतलब उस पे 3 देशों का राज चल रहा है, रूस का, प्रशा का और ऑस्ट्रिया का, लेकिन फिर भी जो पोलैंड के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को संगीत और भाषा के जरिए एक दूसरे से जोड़कर रखा था या अपनी राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा था। मसलन कैरोल कुपर्स्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया था। ओपेरा आपको पता होगा, वहाँ का जो लोकगीत है, जो गाने का तरीका है। पोलोनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल गया। उन्होंने जो पोलोनेज और माजुर्का जैसे जो लोक नृत्य थे, उनको पूरे पोलैंड में फैला दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आपको यहाँ से आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ आपको हिंदी भाषी जो लोग हैं वो मिल जाते हैं, या आपका मानिए कि आप बंगाली हैं और आपको बंगाली भाषी लोग मिल जाते हैं, तो ये एक राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। तो लोक नृत्य, काव्य, कहानियाँ, इनके साथ साथ भाषा ने भी अपना प्रमुख वर्चस्व डाला था पोलैंड में। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया था। जब रशिया ने पोलैंड पे अटैक किया था या विभाजित किया, उसके कुछ पार्ट को हड़प लिया था, उसके बाद रशिया ने पोलिश भाषा को स्कूल से पूरी तरीके से हटा दिया था। भाषा का हर जगह जबरन लादा गया था और उसके बाद बोला गया कि अब आप पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, पोलैंड की लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, बल्कि आप रूसी भाषा का प्रयोग करेंगे। 1831 में रूस के विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें आखिरकार कुचल दिया गया। 1831 में एक रूस के खिलाफ विद्रोह भी किया पोलैंड ने, लेकिन उसे दबा दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बना लिया। उन्होंने बोला, अब आप हमें कितना भी दबाओ, हम अपनी ही पोलैंड की भाषा, मतलब पोलिश भाषा को हम बोलेंगे। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने अब ज़बरदस्ती पोलिश भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब जितना रशिया उनको दबाता था, मना करता था, पोलैंड वासी उतना ही पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। अब जब रशिया उस टाइम भाई उनके कब्जे में था वो क्षेत्र, तो जितने लोग इस तरीके के काम करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, और ज़्यादातर ये वो लोग थे जो पादरी या बिशप्स थे। बिशप्स भी एक आप पुजारी या चर्च में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ही कह सकते हैं। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया था। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि साइबेरिया किसे भेजा गया था, तो पोलैंड के पादरियों और बिशपों को साइबेरिया भेजा गया था। उसके बाद बात करते हैं क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया था। अब ऐसा किया क्यों गया उनके साथ, उनको क्यों साइबेरिया जैसी जगह पे भेज दिया गया?
क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था और वो अपनी पोलिश भाषा रूसी के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब ऐसा माना जाने लगा कि जो लोग पोलिश भाषा बोलते हैं, जो ऐसा भाग है जहाँ पे रशिया का वर्चस्व है पोलैंड में, वहाँ पे जो भी लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं वो एक तरीके से क्रांतिकारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं रशियन जो सरकार है उसका। तो इस तरीके से ये जो क्रांतिकारी हैं अपने नए नए फॉर्म निकालते रहते थे लड़ने का, उसमें से ही एक था रोमांटिसिज्म, मतलब रूमानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जहाँ पे भूख, कठिनाई और जन विद्रोह की बातें करेंगे।